था स्पाइनल कर्व डिफॉर्मिटीज़। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे स्पाइन में दो तरह के कर्व होते हैं, एक होता है लॉर्डोटिक और काइफोटिक। जो लॉर्डोटिक होता है वो हमारे पास कनकेव टाइप कर्व होता है और काइफोसिस जो होता है वो कन्वेक्स टाइप कर्व होता है, यानी वो आउटवर्ड होता है, और लॉर्डोसिस जो है वो इनवर्ड होता है हमारे पास। तो इसमें हम लोग अगर एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो 3 टाइप्स की एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्क्लियोसिस। तो लॉर्डोसिस को देखें तो ये हमारे पास स्वे बैक पोस्चर क्रिएट कर देता है, या स्वे बैक स्पाइन क्रिएट कर देती है, जिसमें लोअर बैक जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ पुश हो जाती है। अगर काइफोसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास 50 डिग्री ऑफ कर्वेचर क्रिएट हो जाता है और एबनॉर्मली हमारे पास राउंडेड अपर बैक आ जाता है। और अगर स्क्लेरोसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास सी शेप स्पाइन हो जाती है, या एस शेप की स्पाइन हो जाती है, या स्पाइन की साइडवेज बेंडिंग हो जाती है, या तो लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर या कोई भी लेटरल साइड पर हो जाती है। ये लॉर्डोटिक स्पाइन है हमारे पास, जिसमें एग्जैजरेटेड लंबर स्पाइनल कर्व शो किया हुआ है। इसमें हमारे पास राइट साइड पे काइफोटिक स्पाइन शो की हुई है, और इसमें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्क्लियोटिक स्पाइन शो की हुई है। नेक्स्ट अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो एकोंड्रोप्लेजिया आ जाता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से भी, एक्सट्रीमली ओवरवेट की वजह से भी हमारे पास ये कर्व क्रिएट हो जाते हैं, लॉर्डोटिक या फिर काइफोटिक। तो अगर हम काइफोसिस की बात करें तो इसमें वही बात है कि एबनॉर्मली राउंडेड अपर बैक आ जाती है हमारे पास। और डिसाइटिस को अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्क के स्पेसेस के दरमियान हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो भी किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो जाती है। और थर्ड या लास्ट चीज़ जो है वो हमारे पास है बिनाइन जुवेनाइल लॉर्डोसिस, जो कि हार्मलेस होता है हमारे पास। ऐसी कंडीशंस जो हमारे पास काइफोसिस को कॉज करी हैं तो हमारे पास है कॉन्जेंटल काइफोसिस, पोस्चरल और शॉलमैन काइफोसिस। तो कॉन्जेंटल हमारे पास एट द टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट होता है, या एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस पे, या यूट्रो में जो डेवलपमेंट होती है उस टाइम पे ये हमारे पास काइफोसिस क्रिएट होता है। और पोस्चरल काइफोसिस को अगर देखें तो ये हमारे पास पुअर पोस्चर की वजह से क्रिएट होता है। और शॉलमैन काइफोसिस ये हमारे पास डिजीज़ की वजह से होता है, जिसमें वर्टिब्रा मिसशेप हो जाती है। अगर उसके बाद हमारे पास है आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स, ये हमारे पास काइफोसिस कॉज करती हैं। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लॉर्डोसिस के लिए जो सिम्टम्स है वो हमारे पास स्वे बैक हो गया, उसमें हमारे पास बटक रीजन प्रोमिनेंट हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट है और वो हार्ड सरफेस पे लेटता है तो उसकी लोअर बैक और फ्लोर के दरमियान में एक लार्ज गैप क्रिएट हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि उस पेन और डिस्कम्फर्ट होगी उसको बहुत ज़्यादा, और मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट पोजीशंस में मूव करते हुए उसे पेन फील होगा। अगर हम काइफोसिस की बात करें तो ये नेचुरली भी विजिबल है, और इसमें हमारे पास फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ हेड आ जाता है एज़ कम्पेयर टू होल बॉडी। और इसमें हमारे पास हम्प और कर्व क्रिएट होता है अपर बैक रीजन का। इसमें लेग्स और बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें फटीग भी आ जाती है। और अगर हम पोस्चरल काइफोसिस को देखें तो वो इतना टिपिकली बैक पेन कॉज नहीं करता, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में अगर बंदा बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो हमारे पास डिस्कम्फर्ट कॉज करता है शॉलमैन काइफोसिस के साथ। और अगर हम स्क्लियोसिस के सिम्टम्स में देखें तो उसमें भी हमारे पास अनइवन शोल्डर ब्लेड्स आ जाते हैं, एक जो है तो वो छोटा होगा, या दूसरा एक जो है दूसरे से हायर होगा। और इसमें अनइवन वेस्ट और हिप दोनों जो है तो अनइवन होंगी, और एक साइड पे के ऊपर लीन कर रही होंगी, यानी अगर लेफ़्ट साइड पे तो वो सारा लेफ़्ट साइड पे हिप और वेस्ट जो है तो वो लीन कर रही होंगी। डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन आ जाती है, फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा, वो इसलिए कि हम लोग स्पाइनल कर्व को एग्जामिन करेंगे, और इमेजिंग टेस्ट करेंगे जैसे कि एक्सरे वगैरह, ताकि वो देख सके बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पाइन को कि उसके अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ आई हैं बोन के अंदर, और ये भी मेजर करेंगे कितना कर्व प्रेजेंट है। अगर ट्रीटमेंट